गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। दूसरे दिन उसने पृथ्वी को पकड़ लिया और उससे वादा पूरा करने की फरमाइश की। चलो, लेकिन मेरी बात का ख्याल रखना। हाँ, हमने भी एक बार वचन दे दिया है, राजकमल ने कहा और पृथ्वी उसे लेकर गारों की पिछली सीमा चल पड़ा। जिस जगह के बारे में उसने बताया था वो वाकई खूबसूरत थी। राजकमल गहरी गहरी सांसें लेने लगी। बहुत खूबसूरत जगह है, तुम यहाँ रुको, मैं चलता हूँ। ठीक है, राजकमल ने कहा और फिर वो झील की तरफ बढ़ गई। झील के किनारे फूलों के हसीन तख्ते थे। बिलाशुबा एक हसीन माहौल था। पृथ्वीराज वापस चला गया। राजकमल गहरी गहरी सांसें लेते रही और फिर उसकी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी, लेकिन उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा था। एक सीमा से घनराज आता नजर आ गया था। राजकमल झील के किनारे बैठ गई। हालांकि घनराज काफी भारी कदमों से उसके नजदीक आया था, लेकिन राजकमल अनजान बनी बैठी रही। घनराज उसके करीब पहुंच गया। जुगनी, घनराज की मशीनी आवाज उभरी। जी घनराज, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं जुगनी। मगन राजकमल के ज़ाहिर असर बोल रहा था। अच्छा महाराज, पर तुम तो कहते थे कि तुम्हें औरत से नफरत है, अब नहीं रही। राजकमल एक अदा से बोली और उसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। फिर उसने घनराज से कहा, तो मैं आपकी सेवा करूं घनराज जी। लेकिन घन जी महाराज ज्यादा गुफ्तगू करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने किसी उकाब की तरह राजकमल को बाजुओं में दबोच लिया। राजकमल मुस्कुराने लगी। घनराज तो घन चक्कर बने हुए थे। वो अपनी सारी तपस्या भूल गए और राजकमल को उसकी वहशत बड़ी सुरूर अंगेज महसूस हुई। लेकिन खेल यूं ही नहीं खत्म होना चाहिए, अभी उसे दूसरा खेल भी शुरू करना था। घनराज पर बेहोशी की सी कैफियत आ रही थी कि दफतन राजकमल की तेज चीख पहाड़ों में लहरा गई और फिर जोर जोर से चीखने लगी। जल्द ही उसने दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनी थी और फिर ये आवाज़ें रुक गई, लेकिन उसके साथ ही राजकमल बिलक बिलक कर रोने लगी थी। इस तरह रो रही थी कि वो देखने वालों के दिल पिघल जाएं। फिर अचानक पृथ्वी की सख्त आवाज़ उभरी, जाओ, भाग जाओ, तुम लोग जाओ। और जाने क्यों लोग चले गए। राजकमल ने गर्दन नहीं उठाई थी। तब पृथ्वी ने भारी लहजे में कहा, जुगनी। और राजकमल ने आंखें उठाकर उसे देखा। अपना लिबास पहन लो। राजकमल ने लाचार अंदाज में कपड़े उठाए और फूलों के कंज के पीछे चले गई। घनराज खुद भी उठ गया था और फिर वो खामोशी से गारों की तरफ चला गया। राजकमल फूलों के तख्ते के पीछे बैठी रो रही थी। तब पृथ्वी की आवाज उभरी, जुगनी, बाहर आ जाओ। और वो गर्दन झुकाकर वहां से उठाई और उसकी आंखों से आंसू अब भी टपक रहे थे। मुझे अफसोस है जुगनी, कोई बात नहीं है महाराज, हम औरत है ना, काबिल नफरत है और जिससे बड़े बड़े इंसान नफरत करते हैं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है जुगनी। हम क्या कहें महाराज, डाकियों के दरमियान आए थे, लगता तो था ही। राजकमल दर्द भरे लहजे में बोली। घनराज अपना महफूज तोड़ दिया है और वो सरदार है, लेकिन उसे जवाब देना पड़ेगा, पृथ्वी ने कहा और वापस पलट गया। गारों में डाकू एक जगह जमा हो गए। पृथ्वी सिंह को दुख कर बहुत के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। पृथ्वी सिंह उन्हें देखने लगा था। क्या बात है, उसने सर्द लहजे में पूछा और दो डाकू आगे बढ़ाए। कुछ कहना है महाराज? कहो, पृथ्वी सिंह सर्द लहजे में बोला। हम लोगों को भी इजाजत है, हमने आज तक सिर्फ घन जी महाराज के हुक्म की तामील की है। अब ये रीत टूट गई है तो हमें भी आज्ञा मिलनी चाहिए। घनराज तुम्हें इस बात का जवाब देंगे, आप उन तक हमारी बात पहुंचा दें। नहीं, ये काम मेरा नहीं। एक आज्ञा तो दे दे पृथ्वी जी, चौहान सिंह ने कहा और पृथ्वी उसे देखने लगा। क्या? उसने पूछा। लूट के माल के लिए ये रीत है कि जब सरदार अपना हिस्सा वसूल कर लेता है तो बचा खुचा माल दूसरों के हिस्सों में आ जाता है। क्या जुगनी हमारे हिस्से में आ सकती है? चौहान ने कहा और पृथ्वी की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं।
वो आगे बढ़ा और दफतन उसका घौंसा चौहान के मुंह पर पड़ा। चौहान कलाबाजी खाकर गिरा था और उसके मुंह से खून उबल पड़ा, लेकिन पृथ्वी सिंह ने उसी पर इक्तफा न किया और वो आगे बढ़ा और उसने चौहान को फिर उठा लिया। दूसरे घौंसे ने चौहान की सूरत बिगाड़ दी थी। गौर से सुनो, अगर किसी ने जुगनी की तरफ निगाह उठाई भी, देखा भी, तो मैं उसकी आंखें निकालूंगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। पृथ्वी सिंह दोबारा चला गया था। उसे शदीद गुस्सा आ गया था, मगर घनराज को वो एक देवता की तरह पूजता था और उसकी हर बात को वो अपना धर्म समझता था। लेकिन आज धर्म भ्रष्ट हो गया था। आज घनराज एक शैतान की तरह उसके जहन में उभरा था। वो गुस्से में डूबा हुआ घनराज के पास पहुंच गया। घनराज खामोश बैठा था। पृथ्वी के कदमों की चाप सुनकर उसने निगाहें उठाईं। क्या बात है पृथ्वी? जो हुआ है महाराज, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता ये कैसे मुमकिन है। मैं नहीं जानता, जो कह रहा हूँ वही बात है। मैं नहीं मानता घनराज जी, ये बात ऐसी नहीं है जिसे मैं आंखें बंद करके मान लूँ। जाओ बाहर जाओ, मैं इस समय परेशान हूँ। मैं भी परेशान हूँ घनराज महाराज। सारा जीवन की तपस्या भंग हो गई है। वो मुजस्समा टूट गया जो मेरे मन में था। मैं आपसे ज़्यादा परेशान हूँ घनराज महाराज। क्या कहना चाहते हो? जुगनी के साथ आपने ये सलूक क्यों किया? मेरे पास इसका जवाब नहीं, मगर मुझे इसका जवाब चाहिए। अपने औकात से बड़े हो प्रभु। औकात का फैसला तुमने कैसे कर लिया घनराज जी महाराज? ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है। एक बार फिर उसे पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर जानना पसंद करूँगा। जो तुमने कहा था कि मैं उसकी लाश उठा लूँ, और मैंने मन में नहीं किया था, चौंका, वो तुम्हारा असूल था। मैंने तुमसे वो असूल तोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये असूल तुमने क्यों तोड़ा है? मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं, तब फिर मैं दूसरों को भी इजाज़त दे दूं। किस बात की? यही कि वो इन गाँवों में लड़कियां ला सकते हैं। तो कौन है इजाज़त देने वाला? औकात मत बोल पृथ्वी, मैं तुझे मसल सकता हूँ। जा बाहर निकल जा, जा दफ़ा हो जा मेरे सामने से, जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। पृथ्वी बाहर निकल आया और उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गई थी। वो वापस अपनी रिहाइशगाह की तरफ आया और फिर उसने अपना असला निकाल लिया। कारतूसों की पेटी निकाली और उसे कसने के बाद वो बाहर निकल आया। बड़े हाल में डाकू मौजूद थे। क्यों पृथ्वी महाराज कहाँ? भाइयों, ये बात तुम्हारे कानों तक पहुंच गई होगी कि घनराज ने अपना असूल तोड़ दिया है। वो जिस चीज़ से और वो रखता रहा और खुद उसके चक्कर में पड़ गया, और उससे अब मैं अलहदा हो रहा हूँ। आपने बात की घनराज महाराज से? एक शख्स ने पूछा। हाँ, क्या कहते हैं वो? उनका कहना है कि वो सरदार हैं, जो मन चाहे कर सकते हैं, और मुनादी सिर्फ हमारे लिए है। ये नहीं हो सकता, और वो हमारे सरदार हैं। अगर हम ही ऐसे करेंगे तो वो सरदार किसके रहेंगे? मैंने ये गिरोह छोड़ दिया है। तुम लोग अपना फैसला आप कर लो। नहीं पृथ्वी महाराज, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और बहुत सी आवाज़ें उभरी। तुम लोगों में से जो मेरे साथ आना चाहे आ सकता है, जो घन साथ का साथ दे वो रुक जाए। 10-15 जवान तैयार हो गए और उन्होंने अपना असला समेट लिया। फिर वो बाहर घोड़ों की तैयारी के लिए चल पड़े और पृथ्वी सिंह राजकमल की रिहाइशगाह की तरफ चल पड़ा। राजकमल खामोश बैठी थी। पृथ्वी सिंह को देखकर उसकी आंखों में उदासी तैरने लगी। उठो जुगनी, कहाँ महाराज? चलो मेरे साथ, मैं ये गार छोड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हारी वजह से ये गिरोह छोड़ दिया, पृथ्वी सिंह ने कहा, और राजकमल उठकर खड़ी हो गई। दोनों खामोशी से गार से बाहर आ गए थे। लेकिन जब वो बड़े हाल से बाहर निकले तो अचानक अकब से घनराज की आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी रुक गया। कहाँ जा रहे हो? घनराज ने पूछा। मैंने ये गिरोह छोड़ दिया है गंजी, और तुम्हें पता है कि गिरोह छोड़ने वालों का क्या अंजाम होता है। क्या तुम गारों के कानून को भूल गए? गारों का कानून हम दोनों ने मिलकर बनाया है गंजी, फिर उसे क्यों तोड़ रहे हो? एक कानून आपने तोड़ा है, दूसरा मैं तोड़ रहा हूँ। बात बराबर हो गई। सरदार मैं हूँ पृथ्वी। हाँ, लेकिन तुम्हारा सीधा हाथ मैं हूँ। इस बात को क्यों भूल गए? पृथ्वी सिंह ने कहा। मैंने तुम्हारी जान बताई थी पृथ्वी। मैंने उस एहसान की कीमत अदा कर दी। देख लो, लूट के माल में से कुछ नहीं ले जा रहा, ये काफ़ी है। मैंने कहा था ना पृथ्वी, औरत संसार में किसी को किसी का दोस्त नहीं रहने देती। क्या वो झूठ था? मर्द बहुत मकार है गंजी, और उसने अपने पापों को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए हैं। उसमें नारी का दोष नहीं। मेरी आंखें सब कुछ देख चुकी हैं। तो तुम जा रहे हो? हाँ।
और उसे भी ले जा रहे हो। ये बेचारी मेरे साथ आई थी बड़ी उमंगे लेकर, ये यहाँ आई थी और मजदा होकर जा रही है। तब फिर जाओ पृथ्वी। घनराज वापस मुड़ गया और पृथ्वी सिंह राजकमल का हाथ पकड़े बाहर निकल आया। बाहर 15 सवार घोड़ों पर तैयार खड़े थे। वो 2 घोड़े खाली खड़े हुए थे जिन्हें उन दोनों के लिए तैयार किया गया। पृथ्वी सिंह ने सहारा देकर राजकमल को घोड़े पर सवार कर दिया और फिर उसने अपने घोड़े का रुख बदल दिया। अब हम कहाँ चल रहे हैं पृथ्वी जी? राजकमल ने पूछा। कहीं दूसरे पहाड़ों में। हम अपना गिरोह अलग बनाएंगे और तुम मेरे साथ मिलकर डाके डाला करना। तब ठीक है। राजकमल ने मासूमियत से खुशी का इजहार किया और अपने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। वो पहाड़ों में चकराते रहे, नीचे उतरने लगे। पृथ्वी सोच रहा था कि कितनी मासूम लड़की है, अपना सब कुछ गंवा बैठी और फिक्र ही नहीं कि ये उसकी मासूमियत ही की दलील तो है। घोड़े बुलंदियों से नीचे उतरते रहे और फिर जो ही वह पहाड़ के दामन में पहुंचे, दफतन पृथ्वी के एक आदमी के मुंह से घुटी घुटी सी आवाज निकली। पृथ्वी महाराज, वो सामने। क्या है? पृथ्वी ने कहा, लेकिन फिर उसकी आवाज भी बंद हो गई। 10-12 मसला घोड़े सवार खड़े थे। सामने ही घनराज बंदूक ताने खड़ा था। ना जाने वो कौन से रास्ते से इतनी जल्दी दामन में पहुंच गया था। पृथ्वी सिंह सिर्फ एक लम्हा हैरत का शिकार रहा और फिर उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। वो चंद कदम आगे बढ़ आया और फिर उसकी आवाज उभरी। क्या बात है घनराज? गिरोह 2 हिस्सों में नहीं बढ़ सकता पृथ्वी, बट गया है महाराज। एक ही गिरोह बाकी रहेगा और एक ही उसका सरदार होगा। मुकाबला करोगे घनराज? फैसला करेंगे, तैयार हो जाओ, घन ने कहा और गोली चला दी। गोली पृथ्वी सिंह के घोड़े की टांग में लगी। दूसरे लम्हे घोड़ा हनहना कर बेकाबू हो गया और पृथ्वी नीचे गिर पड़ा। लेकिन नीचे गिरते ही उसने लगातार 2 फायर किए थे और घनराज भी अपने घोड़े पर ना रह सका, लेकिन उसने एक तरफ छलांग लगा दी थी। अब वो एक चट्टान की आड़ में हो गया। दूसरी तरफ पृथ्वी सिंह भी पोजीशन ले चुका था। फिर दोनों गिरोहों में ठन गई। पहाड़ों में गोलियां घन गर्ज गूंजने लगी और राजकमल खुद भी घोड़े पर सवार एक चट्टान की आड़ में हो गई। खून अशाम औरत का मनपसंद खेल हो रहा था। इंसानी चीखें और कराहें उभर रही थी। गोलियों का शोर फैला हुआ था और ये जंग उसके लिए हो रही थी, सिर्फ उसके लिए। ये एक एजाज था। ये महारानी के लिए खराज अकीदत था और उसका दिल चाह रहा था हल्क फाड़ कर फलक शिगाफ कह के लगाए, लेकिन उसने जब्त किया। चट्टानें खून से रंगीन हो रही थी और राजकमल सोच रही थी कि काश ये खून उछल उछल कर उसके हलक में आ जाए। काश वो सुर्ख खून पर अपनी जुबान फेर सके। दोनों गिरोह हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और दोनों तरफ से आदमी तेजी से कम होते जा रहे थे, क्योंकि चट्टानी पनाहगाहें नाकाफी थी। ज़्यादातर जंग खुले में थी और जिसकी वजह से इंसानी जानें आसानी से शिकार हो रही थी। अब दोनों तरफ के आदमी बहुत कम रह गए थे। पृथ्वी ने यह सूरत हाल महसूस कर ली और कुछ सोचने लगा। फैसला बस होने ही वाला था और उसने इधर उधर देखा और फिर रेंगता हुआ उसके घोड़े के पास पहुंच गया। दूसरे लम्हे में उछल कर खड़ा घोड़े पर सवार हो गया और फिर उसने एड़ मारकर घोड़े के सर पर छोड़ दिया। राजकमल फिर मुस्कुरा उठी थी। सच बताओ, बचकर कहाँ जाओगे महाराज? चलो जहाँ दिल चाहे चलो। पृथ्वी सिंह का मजबूत हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था। उसने मजबूती से कमल को थाम रखा था। पहाड़ी फासले तय होने लगे। आन की आन में वो बहुत दूर निकल आए। तब राजकमल की आवाज़ उभरी, पृथ्वी जी, क्या बात है? तुमने रानी क्यों छोड़ दिया? तुम किसी तौर उनसे कम तो नहीं थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह थी जुगनी। क्या? जंगल में घनराज के आदमी मौजूद थे। वो पीछे से उसकी मदद को पहुंच सकते थे। ओहो, ये बात थी। तुम भूल गई थी क्या? हाँ, वो लोग मुझे याद नहीं रहे थे, मुझे याद थे। अब क्या करोगे? देखा जाएगा जुगनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है पृथु, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। घोड़ा बरक रफ्तारी से दौड़ रहा था। पृथ्वी सिंह न जाने क्या सोच रहा था, लेकिन राजकमल मुतमिन थी। वो हर हाल में मुतमिन रहने वाली औरत थी। फिर जब गहरी तारीकी छा गई तो एक जगह पृथ्वी ने घोड़ा रोक दिया। अब वो हमें नहीं पा सकते, वो गहरी सांस लेकर बोला और राजकमल ने गर्दन हिला दी। ये कोई बाग था जहाँ फूलों फलों के दरख्त लगे हुए थे।
फलों की मिली-जुली खुशबू दूर दूर तक हवाओं के साथ तैर रही थी, लेकिन तारीकी की वजह से सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। एक दरख्त के नीचे उन्होंने डेरा डाल दिया। पृथ्वी ने घोड़े को दूसरे दरख्त से बांध दिया था। तुम्हें भूख लग रही होगी। हाँ बहुत, राज कंवल ने जवाब दिया। ठहरो, मैं दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ता हूँ। उस वक़्त इसी से काम चलाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा, पृथ्वी ने कहा और राज कंवल ने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद पृथ्वी ने उसके सामने फलों के ढेर लगा दिए। राज कंवल खाने में मसरूफ़ हो गई थी। पेट भरने के बाद वो उसी जगह लेट गई और पृथ्वी ने उसे थोड़े फासले पर बंदूक रखे बैठा था। रात गुजरती रही, फिर चांद निकल आया और माहौल रोशन हो गया। राजकमल को बेचैनी का एहसास हो रहा था, एक अनोखी बेचैनी जिसे वो खुद भी समझती थी। काफ़ी देर से पृथ्वी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। वो उठी और वहाँ से आगे बढ़ गई। पानी की शर्र शर्र उसने पहले ही सुन ली थी और अंदाज़ा लगा लिया था कि कोई नदी उसके करीब ही है। चुनाचा उसके दिल में एक तरकीब आ गई। नदी की तलाश में उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। गुनगुनाती नदी का शफाफ पानी चांद की रोशनी में नुमाया था। राजकमल ने मुड़कर देखा, पृथ्वी भी जाग गया था, लेकिन वो उसकी तरफ से लाइल्मी का इजहार करती रही और फिर उसने अपना लिबास उतार दिया और चांदनी और तेज़ हो गई। राजकमल पानी में उतर गई और अब पानी में 2 चांद जगमगा रहे थे। वह ठंडे पानी में खेलती रही और फिर उसकी निगाहें एक तरफ उठ गईं। पृथ्वी एक दरख्त से टेक लगाए खड़ा था। माहौल ने उसके होशो हवास छीन लिए थे। राजकमल ने उसे देखा और फिर जोर से बोली, आ जाओ पृथ्वी जी, नहाओगे नहीं? भगवान की सौगंध, आनंद आ रहा है। चांदनी रात, खुशबू से बूझल हवाएं, कौन इनकार करता? पृथ्वी ने यह दावत कबूल कर ली और पानी में चांद की लहरें डगमगाने लगी। पृथ्वी सिंह सोचने लगा, घनराज भी तो मेरी तरह बेकसूर ही था, और कौन जो हवास कायम रख सकता है। लेकिन उसने जल्द ही उस मनहूस तस्वर को अपने ज़हन से निकाल दिया। इस वक्त तो वो राजा अंदर था, एक अप्सरा उसके आगोश में थी। वो राजकमल को बाजुओं में उठाए बाहर आ गया। उसके बदन पर पानी फौरन ही खुश्क हो गया। घनराज का फलसफा दम तोड़ चुका था कि औरत फसाद की जड़ है। इस वक्त तो वह सोच रहा था कि औरत रूह का सुकून है और उसके बगैर कायनात में कुछ नहीं। ये औरत ही तो कायनात है। और वो कायनात को खुद में छुपाने लगा। कायनात उसके चौड़े चकले बदन में छुप गई और उसकी आंखें बोझल होने लगीं। वह सुकून की गहरी नींद हो गया। इतनी हसीन नींद उसे कभी नहीं आई थी। लेकिन राजकमल की आंखों में एक अजीब कैफियत उभर रही थी। उसकी निगाहें पृथ्वी के जवान बदन की गर्दन पर फूली हुई रग पर जमी हुई थी और उसके वजूद में खून की प्यास जाग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा और रंग बदलने लगा। पृथ्वी सिंह इस वक्त सारे इक़्तिदार भूल गया था और उसे ये भी याद नहीं रहा कि धनराज ने अपनी दोस्ती इसलिए ख़त्म कर दी कि वो हसीन नागिन के फ्रेम में आ गया था, और ख़ुद उसे भी ये याद नहीं रहा कि धनराज का ठिकाना उसने इसलिए छोड़ दिया था कि जिसे उसने पनाह दी उसकी हिफाजत ना कर सका। और इस वक्त वह खुद भी उन्हीं लटेरों में शामिल था जो किसी बेबस और बेसहारा लड़की से उसका सब कुछ छीन लेने में आर नहीं समझते। लेकिन वह जिन हालात का शिकार था उनमें उसका अपना कसूर भी नहीं था। राजकमल के हसीन आंखों के जाल में तो बड़े बड़े फंस कर नहीं निकल सके। वो अपने आप को सरकश और जालिम समझते थे, लेकिन जब हकीकत खुलती थी तो फिर उनसे बड़ा मजलूम रोए ज़मीन पर कोई दूसरा ना होता। पृथ्वी सिंह राजकमल की आगोश में गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कैफ व सुरूर की दुनिया में खोया हुआ था, जहां से इंसान वापसी का तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले लम्हात क्या कह रहे थे और उसका किसी को पता नहीं था। पृथ्वी सिंह को भी उस वक्त पता चला जब अचानक उसकी गर्दन में तेज धार वाले 2 खंजर उतर गए। राजकमल के तेज और नकीले दांत उसकी गर्दन की मोटी रग में प्यूसत हो गए थे और दर्द की तेज लहरें पृथ्वी सिंह के बदन में सरायत कर गईं। उसने वहशतज़दा अंदाज में आंखें खोलकर देखा, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक नीली धुंध सी छाई हुई थी। जू लम्हात गुजरते रहे और उसे यह एहसास हो रहा था जैसे उसके अपने आज़ाद ना हों, बल्कि वो सिर्फ एक हवा हो, एक रूह हो जो महसूस कर रही हो, देख रही हो, सोच रही हो, लेकिन अमल नहीं कर सकती।
और आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास भी ख़त्म हो गया। अब कोई एहसास बाकी नहीं रहा। खौनख्वार बिल्ली अपना काम कर चुकी थी। वो पृथ्वी सिंह का सारा खून अपने मैदे में उतार चुकी थी और अब अपने नोकीले दांतों से नौजवान पृथ्वी सिंह का गोश्त उधेड़ रही थी। उसके मुंह से गाढ़ा गाढ़ा खून टपक रहा था। आंखें वैश्यदत्ता अंदाज में लिपटी हुई थी। उस भयानक मंजर को अगर कोई शख्स देख लेता तो अपने ज़हन पर काबू ना पा सकता। या तो उसके दिल की हरकत बंद हो जाती या फिर वो पागल हो जाता। किसी इंसान को इंसान का गोश्त खाते हुए देखना कोई मामूली बात नहीं, और वो भी एक हसीन और नौखेज लड़की जिसके चेहरे की मासूमियत को देखे हुए सोचा भी नहीं जा सकता कि वह दुनिया के बारे में पूरी तरह जानती होगी। वो एक ऐसे भयानक खेल में मसरूफ़ थी। ये दुनिया का सबसे खौफनाक मंजर था। राजकमल अपने पसंदीदा शुगल में मसरूफ़ रही। उसके बदन में कैफ और सुरूर की लहरें उठ रही थी और चंद साइद के बाद उसका बोझल बदन सैर हो गया और उस पर नशा सा तारी था और उसकी जवानी फिर से निखर आई। थोड़ी देर तक वो उसी तरह बैठी रही और फिर उसने दूर खड़े हुए घोड़े की जन्म देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। चेहरे और होंठों पर लगा हुआ खून उसने पानी में धोया। पानी में ही उसने अपना चेहरा भी देखा जो आग की तरह सुर्ख हो रहा था और उसकी हसीन आंखें सुर्ख हो रही थीं। चेहरे से जवानी फूट रही थी और आंखें बोझल होने के एहसास से झुकी जा रही थी। अपने चेहरे को देखकर उसने दिल में सोचा कि अभी तो इस संसार में मेरा बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी तो एक तवील अरसे तक मिनश मेरी हवस का निशाना बनते रहेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त, सिर्फ एक शर्त, काश रतन लाल एक बार फिर मुझे मिल जाए, इस हालत में कि मैं उस पर काबू पा सकूं। रतन लाल, भगवान की सौगंध, अपने जीवन में तुझे नहीं भूलूंगी, और अगर अगले जन्म में भी पैदा हो गई और मेरे कर्मों के फल मुझे इस तरह मिले कि मैं कोई काली नागन या खौनख्वारी हुई तो भगवान की सौगंध तुझे तलाश करके ज़रूर डसूंगी या तेरा नरखरा ज़रूर अपने दांतों से दबाऊंगी। जब भी रतन लाल का ख्याल उसके मन में आता और उसका जहन तारीक हो जाता और इस वक्त वह सिर्फ इंतकाम पुकारती थी। इस वक्त भी पानी में अपना चेहरा देखकर उसे रतन लाल याद आया था। वो रतन लाल जिसने उस हसीन औरत को ठुकरा दिया था, लेकिन वो जानती थी कि रतन लाल का इल्म उससे कहीं बढ़कर है और रतन लाल को काबू में करना संसार का सबसे मुश्किल काम है। उसके लिए उसे कोई ऐसा इल्म सीखना पड़ेगा जो रतन लाल के इल्म को काबू कर सके। वो अब तक रतन लाल से जुदा होने के बाद उसने वो सब कुछ किया था जो उसे पसंद था, लेकिन उसमें एक अहमद कार फरमा था, एक अनोखा खौफ। अजीतपाल सिंह और करण दास का खौफ भी उसे हशर रखता था और उन दोनों ने भी उससे गद्दारी की थी। वो जानती थी कि अजीतपाल और किरण दास रतन लाल के कुछ नहीं, वो उन्हें माफ़ कर सकती थी, लेकिन रतन लाल को माफ़ करना उसके बस की बात नहीं थी। चुनाचा जब से वो किरण लाल से जुदा हुई थी, उसके ज़हन में बस एक ख्याल था, ये कि कहीं से उसे ज्ञान मिल जाए, ऐसा ज्ञान जिसको सीखने के बाद वो रतन लाल का मुकाबला कर सके, लेकिन अभी तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। पानी के पास से हटकर वो चंद सायत पृथ्वी सिंह को ललचाई हुई कुचली हुई लाश को देखती रही। घनराज का पूरा गिरोह खत्म हो गया था। वो घनराज महाराज के बारे में सोचकर हंस पड़ी। वाह गणराजी वाह, राजकमल ने सोचा। वो समझते थे कि संसार में उनसे बड़ा बलवान कोई नहीं। वो जिस तरफ रुख करेंगे मौत और तबाही उसके साथ साथ चलेगी, पर वो भूल गए थे कि संसार में एक शक्ति और भी ऐसी है जिसका कोई तोड़ नहीं, और वो शक्ति है नारी की। नारी भी जो अपने आप को पहचानती हो। चुनाचा घन महाराज अब कुछ नहीं रहे थे और ये सब मेरे कारण हुआ। मेरा मन चाहता है कि सारे संसार को अपनी मुट्ठी में ले लूं। संसार की हर तहरीक मेरे इशारे पर हो। लोग सुबह को उठें, मेरे नाम की माला जपते हुए उठें, और रात को सोएं तो मुझे याद करते करते सोएं, बल्कि सपनों में भी वो मुझे ही देखें। और राजकमल को एहसास था। फिर वो दख्खत के किनारे आकर इत्मीनान से लेट गई। इस वीराने में उसके और घोड़े के अलावा कौन था? यहाँ उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। चुनाचे वो इत्मीनान से गहरी नींद सो गई। सुबह उठी तो वह हशाश बशाश थी। अपनी पसंदीदा ग़िज़ा हासिल कर लेने के बाद वो उसी तरह पुरसकून और मुतमिन हुआ करती थी। सुबह को उसने सोचा कि अब किसी और सिमत का रुख करना चाहिए, देखिए संसार में क्या क्या मौजूद है। चुनाचा वो चल पड़ी।
घोड़ा उस सुबक बदन हसीना को लेकर सुबक रवि से दौड़ने लगा। सीमत का कोई तयन नहीं किया गया और राजकमल को उसकी कोई परवाह नहीं थी। और वो कोई नौकीद हसीना तो थी नहीं कि इस वीरान जंगल में तन्हा चलते हुए खौफ खाती। उसके सामने तो इंसान, दहशत और मौत बेमकसद अल्फाज थे जिनकी उसे कोई परवाह नहीं थी। चुनाचा वो सफ़र करती रही। घोड़ा बेतकाम दौड़ रहा था। रात भर आराम करने के बाद वो भी चाकू चुबान था, लेकिन राजकमल महसूस कर रही थी कि जूं जूं वो आगे बढ़ती जा रही है, जंगल की वीरानी और बढ़ती जा रही है। फिर उसने एक छोटी सी नदी अबूर की। पानी घोड़े के टखनों से कुछ ऊपर था। नदी अबूर करने के बाद स्याह चट्टानों वाला एक वसीओ अरीज मैदान मिला। ये चट्टानें बिल्कुल कब्रों की मानद थी और ताहद्दे निगाह फैली हुई थी। उनका सब का रंग स्याह था, जो भूरी ज़मीन पर बड़ा अजीब लग रहा था। यूँ लगता था जैसे ये कोई बहुत बड़ा कब्रिस्तान हो, लेकिन दर हकीकत पत्थर साफ नुमाया थे और ये अंदाज़ा हो रहा था कि वह कब्रिस्तान नहीं बल्कि कोई अजीबोगरीब पहाड़ी मैदान है। उस पहाड़ी मैदान पर घोड़े की रफ्तार खासी सुस्त हो गई। राजकमल खुद भी हैरान थी कि ये कौन सी जगह है। बहर सूरत घोड़ा उन मसनूई कब्रों के दरमियान सफ़र करता रहा। ना जाने में उन राजकमल को किस तरह लिए जा रहा था। और राजकमल ने भी सोच लिया था कि जहाँ भी रात हो जाए, जहाँ भी सुबह हो जाए, जो कुछ होगा हालात के तहत होगा और मैं इस सिलसिले में कोई कोशिश नहीं करूँगी। फिर दोपहर झुक आई। तेज़ हवाएं चल रही थी। सूरज ज़वाल पर था और माहौल बेहद भयानक और सनसीखेज हो गया। इस वीराने में यूँ लगता था जैसे चारों तरफ बदरूहें दौड़ती फिर रही हों। हवाओं की चिंगाड़ में एक अजीबोगरीब वहशत थी, एक ऐसी वहशत जिससे राजकमल जैसी बदरू का खुद अपना दिल भी धड़कने लगा। यूँ लग रहा था जैसे किसी भी वक्त ये हवाएं किसी जिंदा इंसान से लिपट बैठेंगी, खून चूस लेंगी और गोश्त खा लेंगी और हड्डियों के पिंजर चारों तरफ बिखर जाएंगे। लेकिन हवाओं की खौफनाक चीखों ने राजकमल को मुतासर ज़रूर किया, लेकिन इतना नहीं कि वह उनके डर से अपना सफ़र मुलतवी कर देती। थोड़ी देर के बाद घोड़े के अंदाज में सुस्ती के आसार नमूदार होने लगे। मुसलसल कई घंटे दौड़ने के बाद वह थक गया था। तब राजकमल ने उसकी बागें खींच ली। उस वीराने में कोई सायादार दरख्त नहीं था जहाँ थोड़ी देर बैठकर सस्ता लिया जाता। वो खुद भी सफ़र करते करते थक गई थी, लेकिन ताहद्दे निगाह बेआबो गया मैदान फैले हुए थे। वो कहाँ आराम करती। तब उसकी निगाह एक टेढ़े मेढ़े मुठ की जानब उठ गई। मीनार नुमा ये मुठ एक छोटे से पहाड़ी टेले के ऊपर बना नजर आ रहा था। फासला 2-3 फरलांग से कम नहीं होगा। मुड़कर देखकर राजकमल की आंखों में किसी कदर चमक पैदा हो गई। मुमकिन है कि वहाँ कुआं मौजूद हो और ये भी मुमकिन है कि वहाँ कोई ज़िंदगी मिल जाए। चुनाचा उसने घोड़े को मज़ीद तकलीफ देने का फ़ैसला कर लिया और दोबारा उसे आगे बढ़ाने लगी। घोड़ा सुस्त रवि से और बेदर्दी से चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करता हुआ वो मुठ के करीब पहुंच गया। दूर ही से राजकमल ने कुआं देख लिया था, जिसमें लगी हुई लकड़ियों में चरखी फंसी हुई थी और चरखी में एक रस्सी लटकी नजर आ रही थी। राजकमल ने कुएं के नज़दीक ले जाकर घोड़े को और फिर नीचे उतर गई और प्यासे घोड़े को पानी के पिलाने के लिए उसने एक जगह तलाश कर ली थी। चुनाचा उसने डोल में पानी डाल दिया और फिर अपने नाजुक हाथों से डोल पानी से खींचने लगी। 4 डोल पानी खींचकर उसने उसे एक ओखली में डाला जिसमें घोड़ा पानी पी सकता था और 5वां डोल खींचने के बाद उसने डोल ही में मुंह डाल दिया और गटागट करके पानी पीने लगी। पानी के बहुत से छींटे और उसने अपने चेहरे और गर्दन पर डाले थे। फिर बालों को दुरुस्त करके उसने मुठ की जानब देखा। मुठ की ऊपरी मंजिल में रोशनदान नजर आ रहे थे। नीचे एक छोटी सी इमारत थी जिसमें लकड़ी का एक बोसीदा दरवाज़ा मौजूद था। कुर्बो जवार में किसी जी रूह का वजूद नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता मुठ की जानब बढ़ गई। फिर उसने साल खोदा दरवाजे को खटखटाया और दरवाजे से मिट्टी झड़ने लगी। वो मायूस हो गई थी। उसे यकीन आ गया था कि इस मुठ में अब कोई इंसानी वजूद नहीं। तब वो वापस पलटी। बिला वजह उस दरवाजे को खोलने से क्या फ़ायदा। उसने सोचा मुठ का साया एक सिमत पड़ रहा था, क्यों ना उसके साए में बैठकर थोड़ी देर गुजार ली जाए, फिर यहाँ से आगे बढ़ा जाए। और उसने सोचा और इतनी देर में घोड़ा भी ताज़ा दम हो जाएगा। लेकिन वह पलटी ही थी कि चूँ चर्र चर्र की आवाज़ें बुलंद हुई। मुठ का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था।
वो चौंक कर पलटी, दरवाजे की जानब देखने लगी। दरवाज़ा नहायत आहिस्तगी से खुल रहा था, लेकिन उसकी चूं चूं की आवाज़ खासी बुलंद थी और चंद सायत के बाद वो पूरी तरह खुल गया। राज केवल मुंतज़िर थी कि कोई बाहर निकले, लेकिन कोई बाहर नहीं आया था। चंद सायत वो हैरान रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुले हुए दरवाजे की जानब बढ़ गई। दरवाजे की दूसरी जानब गहरी तारीकी थी और वैसे बाहर की निस्बत मुठ के अंदर इंतहाई ठंडक का एहसास हो रहा था। अगर वो कोई वीरान जगह है तो फिर भी कोई हर्ज नहीं, उसे ठंडक में बैठकर आराम किया जा सकता है, उसने सोचा और मुठ में दाखिल हो गई। लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुल सकता है, ये ख्याल उसके जहन में बहुत देर से सर उबा रहा था और उसके दस्तक देने पर तो मट्टी इस तरह जड़ी थी जैसे बरसों से ये दरवाज़ा बंद हो और खुला ही ना हो। फिर इसको किसने खोला और उसने अंदर देखा। गहरी तारीकी की वजह से कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ठंडक का एहसास उसके बदन को हवा और उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा। मुठ कितना ही ठंडा क्यों ना हो, ये ठंडक तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही थी और उसके बदन पर कपकपी सी तारी हो गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन खौफ का कोई उसके ज़हन में जागजी नहीं था, बल्कि यह सिर्फ सर्दी थी जिसने उसे वक्ती तौर पर मुतासर कर दिया था। अंदर पहुंचकर चंद सायत के बाद आंखें तारीकी की आदी हो गईं तो उसे मुठ के एक कोने में कोई चीज़ रखी हुई नजर आई। उसने बगौर देखा और हल्के से खौफ की झुर्री उसके जिस्म पर तारी हो गई। ये एक इंसानी जिस्म था, गोश्त पोई से भरा हुआ, लेकिन अजीबो गरीब अंदाज में। धड़ दीवार से लगा हुआ था, दोनों टांगे धड़ से कुछ फासले पर एक दूसरे से अलग-अलग रखी हुई थी और दोनों बाजू दूसरी जगह से कटे हुए थे।